तो दोस्तों हम पढ़ेंगे अब इंडिया नेटवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज असेसमेंट, शॉर्ट में यदि बोले तो INCCE। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है। ये हमारा 2009 में लॉन्च हुआ, सेटअप किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बेसिकली इसका काम क्या है दोस्तों, ये रिसर्च करेगी, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ये रिसर्च करेगी हमारा क्लाइमेट चेंज पे। और इसमें क्या है कि हमारे 120 इंस्टीट्यूट हैं और 250 साइंटिस्ट, डोमेस्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, डोमेस्टिक है, ये हमारा इंडिया में ही है, इस पे काम कर रहे हैं। ओके, ताकि वो मेजर कर सके कितना हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हमारे एटमॉस्फेयर में हुआ और कितना एब्जॉर्ब हुआ, कि ब्लू इकोनॉमी कितना ये एब्जॉर्ब कर रही है, हमारा हिमालयन रीजन में कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। उसके बाद उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि कोई भी लीडर गया, हमारा COP22 होगा हमारा मोरक्को में, या COP21 हुआ पेरिस में, तो कोई भी लीडर गया उसको डाटा ही नहीं पता कितना हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है, कितना हमारा एब्जॉर्ब हुआ है, तो क्या वहाँ डिबेट करेंगे। तो बेसिकली इसका काम ये है INCE का, कि प्रिपेयर करना है कंट्री में कितना गैस हाउस इमिशन हुआ, उसका डाटा हमें प्रिपेयर करना और कितना एब्जॉर्ब हुआ, इसका डाटा प्रिपेयर करने का काम हमारा INCCA के पास है। ओके, तो ये क्या करती है, ये इंडिपेंडेंट इंडियन साइंटिस्ट है जो इस पे काम करते हैं और ये रिपोर्ट प्रिपेयर करती है डोमेस्टिक लेवल पे, ताकि हमें रियल पिक्चर मिल जाए कि कितना हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो रहा है इंडिया का एज वेल एज वर्ल्ड का, हम उस पर कंपेयर कर सकें और वर्ल्ड में जब डिबेट हो क्लाइमेट चेंज पे तो हम उस पर काम कर सकें, प्रॉपर हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, उस पर हम बात कर सकें और अपने हित को साध सकें इन फ्रंट ऑफ वर्ल्ड कम्युनिटी। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों, इसका 4x4 हमारा एक क्लाइमेट चेंज पे रिपोर्ट आनी है, उसको अगले लेक्चर में पढ़ते हैं। तो दोस्तों जो रिपोर्ट तैयार करती है हमारी INCCA, ये रिपोर्ट दी जाती है डोमेस्टिकली, दरअसल ये तैयार होते हुए पीछे हमने देखा, तो ये दी जाती है हमारा नेटकॉम को। नेटकॉम का फुल फॉर्म बोले तो नेशनल कम्युनिकेशन। बेसिकली दोस्तों ये नेटकॉम बना कैसे, नेटकॉम बनने में एक बात ये आई कि जब हमारा अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, तो वहां पे एक ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी लगाई थी GEF। ओके, तो इस फैसिलिटी के तहत कुछ पैसा दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज को, कि ये क्लाइमेट चेंज से जो जो प्रॉब्लम आ रही है इसको मिटिगेट कर सकें, एडाप्टेशन टेक्नोलॉजी लगा सकें। तो उसके उस पैसे से हमारा नेशनल कम्युनिकेशन बना और इसका बेसिक काम ये है दोस्तों कि ये हमारा UNFCCC से कम्युनिकेट करती है। और UNFCCC क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बेसिकली जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड पॉलिसी आएगी होती है, वो सब किसके अंडर होती है, UNFCCC के तहत होती है। ओके, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी हो, ग्लोबल क्लाइमेट फंड हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, जो भी चीज होती है UNFCCC के अंदर होती है, आगे हम देखेंगे। और दोस्तों जब इसका पहला रिपोर्ट आया तो उसमें 58% हमारा ग्लोबल हाउस गैस, जो हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन था, वो इंक्रीज कर गया था। ये हमारा डाटा जब बताया गया तो 1994 से 2007 के बीच ये हमारा 58% हमारा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हो गया था। ओके, तो जो हमारा INCCA की सेकेंड असेसमेंट जो रिपोर्ट है, इस असेसमेंट में ये बताया गया है कि दोस्तों हमारा 2030 में जो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा उस पर क्या असर पड़ेगा, किन रीजन पे क्या असर पड़ेगा और किस सेक्टर्स पे क्या असर पड़ेंगे। ओके, तो इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं 4:4 असेसमेंट बोलते हैं। इसमें 4 रीजन होंगे जहां पे इस असर का असेसमेंट किया गया है, और 4 हमारे सेक्टर्स होंगे जो हमारे की सेक्टर्स हैं इंडिया में, इस पे असेसमेंट किया गया है। तो जो हमारे 4 सेक्टर है इसको हम देख लेते हैं। पहला हमारा हिमालयन होना ही था, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी काफी आई है हिमालय में, काफी हमारे मानसून की वजह से और वाटर फीड करने के लिए रिवर्स के लिए हिमालय बहुत काम में आता है, ग्लेशियर से वहाँ से पानी निकलता है हमारा। इसके बाद दोस्तों नॉर्थ ईस्ट रीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ फ्लोरा फौना काफ़ी हाई मिलते हैं, ठीक है। मानसून काफ़ी अच्छा होता है, मौसिनराम और चेरापूंजी यदि बात करें मेघालय में है तो वहीं भी सिचुएटेड है। इसके बाद वेस्टर्न घाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमारा रेनफॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है,
और वहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप मानसून मिलता है हमारा वेस्टर्न घाट में, काफ़ी ज़्यादा फ्लोरा और फोना मिलते हैं। उसके बाद कोस्टल प्लेन्स को रखने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि दोस्तों कोस्टल प्लेन में हमारा होता है ब्लू कार्बन। ये ब्लू कार्बन सिंक के बहुत काम आता है, और कई बार मैं बता चुका हूँ कि जो कोस्टल प्लेन्स में हमारे जो अंदर आते हैं वो मैंग्रोव्स हैं, एस्चुरी है, और यहाँ के जो फ्लोरा फोना है कोस्टल प्लेन्स पे, मैंग्रोव्स, एस्चुरी, तो ये जो कार्बन सिंक करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो सबसे डेंस फॉरेस्ट है इस अर्थ पे, उसका 5 टाइम्स ज्यादा ये कार्बन सिंक करते हैं। ओके, तो ये हमारा 4 रीजन रहा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे 4 सेक्टर पे क्या क्या असर पड़ा। पहला सेक्टर, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हम पहले किस पे देखेंगे? एग्रीकल्चर पे। हमें ऑक्सीजन चाहिए, फॉरेस्ट पे देखेंगे, लाइवलीहुड डिपेंड है फॉरेस्ट पे, ये देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, इस पे देखेंगे, और वाटर पे देखेंगे, मतलब खाना और पानी पे तो देखना ही देखना है, साथ में फॉरेस्ट और ह्यूमन हेल्थ पे देखेंगे। ये 4 हमारे की सेक्टर पर असेसमेंट हुआ है कि 2030 में क्लाइमेट चेंज होगा, तो इंडिया के इन 4 सेक्टर पे क्या असर पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर। तो दोस्तों क्या होगा, जो मेज का प्रोडक्शन है हमारे यहाँ वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। जो पैडी राइस का प्रोडक्शन है, राइस की यील्ड हमारी 4 to 35% रिड्यूस कर जाएगी। ये सब मे बी में है, क्योंकि 2030 में हम सियोरिटी के साथ नहीं बोल सकते। ओके, इसके बाद अन्ना, रास्कला, मैंडेट है। तो कोकोनट का क्या होगा, इसमें यहाँ का प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा। कोकोनट का प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज कर जाएगा? क्योंकि जब हमारा सी लेवल राइज करेगा या जो कोस्टल प्लेन्स में प्रॉब्लम्स आएगी, तो वहां के न्यूट्रिएंट इंक्रीज कर जाएंगे, और न्यूट्रिएंट इंक्रीज करने के साथ कोकोनट का प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। फॉरेस्ट में क्या होगा दोस्तों, फॉरेस्ट में इसका प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जो प्लांट्स हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, जो सन से एनर्जी लेकर फूड को प्रोड्यूस करते हैं, वो प्लांट्स हमारे इंक्रीज कर जाएंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज कर जाएगा। उसके बाद दोस्तों यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आती है, सी लेवल थोड़े बहुत राइज होता है, तो हमारा बॉर्डर जो है फॉरेस्ट का ये शिफ्ट कर जाएगा। ओके, और तीसरा हमारा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारा लाइवलीहुड पे और बायोडाइवर्सिटी पे। तो क्या फायदा होगा? कुछ तो फायदा नहीं हो रहा है, हमने बस अपने लालच को बढ़ा लिया है, और एग्रीकल्चर में इतना लॉस, फॉरेस्ट में इतना लॉस, ह्यूमन हेल्थ पे इतना लॉस, वाटर पे लॉस। क्या डेवलपमेंट है ये? कौन सा डेवलपमेंट है? तो दोस्तों पढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ा। ह्यूमन हेल्थ पे क्या हुआ कि दोस्तों यदि पानी बढ़ेगा, वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, तो वाटर बॉर्न डिसीज हमारे इंक्रीज कर जाएंगे। वाटर बॉर्न डिसीज में जैसे आप बता सकते हैं कि आपका जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी, ये हमारे डिसीज इंक्रीज करेगा। साथ में एक डिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, डायरिया भी इंक्रीज करेगा। और साथ में यदि वाटर बॉर्न डिसीज, तो मलेरिया, जो मॉस्किटो जन्म लेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा वाटर बॉर्न डिसीज इंक्रीज कर जाएगा, मलेरिया इंक्रीज कर जाएगा। और इंडिया की बात, अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात छोड़कर यदि हम देखें तो नेपाल और भूटान में मलेरिया के केसेस अभी तक नहीं आए थे, लेकिन अब ड्यू टू क्लाइमेट चेंज की वजह से मलेरिया केसेस हमारे नेपाल और भूटान में आने लगे हैं। ओके, वाटर पे दिक्कत क्या आएगी दोस्तों, हमारा जो फ्रेश वाटर है इसकी सैलिनिटी इंक्रीज करने लगेगी। ठीक है, यदि मान लीजिए समुद्र का पानी बढ़ा और ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से आके मिला, उसको ग्राउंड वाटर में सीपिंग होगी, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर में सैलिनिटी इंक्रीज कर जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा है मैंने प्रेसिपिटेशन, और दूसरा है साइक्लोन। तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश की जो यहाँ पे 2 मैंने डाटा दिया है। पहली चीज है फ्रीक्वेंसी, दूसरी चीज है इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने फ्रीक्वेंट ये बारिश होगी और कितना इंटेंस होगी। ओके, मतलब यदि प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इंटेंसिटी डिक्रीज करेगी, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करेगी, कम होगी, और साइक्लोन की भी फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज करेगी। लेकिन इंटेंसिटी ज्यादा मैटर करती है। बात यदि करें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को डिफरेंशिएट करने के लिए, तो जो अर्थक्वेक आता है ये काफी कम फ्रीक्वेंट आता है, फ्रीक्वेंसी इसकी काफी कम होती है। लेकिन यदि यही 7 रिएक्टर का, 8 रिएक्टर का इंटेंसिटी का आ गया तो काफी डिवास्टिंग हो सकता है। तो उससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी तो कम होगी, लेकिन इंटेंसिटी इनकी हाई होगी, दोनों के, प्रेसिपिटेशन की और साइक्लोन की। तो ये रहा दोस्तों हमारा सेकंड असेसमेंट, 4x4 असेसमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। यदि आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, डाउट हो कमेंट बिलो डाउन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव ए गुड डे।